हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जो है समास, इसको आज हम देखने वाले हैं। और आज के बाद आप लोगों को समास से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। जी हाँ, अब आप लोग पहचानने लगोगे कि कौन सा वाक्य, कौन सा सेंटेंस आपका कौन सा समास है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे, और आप लोग को एक एक करके, जी हां, समास के जितने भी भेद हैं सारे भेद को हम एक एक करके, और वो भी बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, जी हां, पूरे ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, जिसमें आप चंद सेकेंडों में पहचान लेंगे कि ये कौन सा समास से लिया गया शब्द है। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समास का परिभाषा को लिखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है सब्जेक्टिव सवाल में भी समास के बारे में पूछेगा कि समास क्या है, इसके कितने भेद हैं, है ना, और उसके 2-3 उदाहरण लिखे। तो कैसे लिखोगे? समास क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों में मिलकर बनने वाले एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके अगर हम एक संक्षिप्त सार्थक शब्द बना देते हैं तो उसी को हम लोग समास कहते हैं। जैसे बहुत ही लंबा शब्द है, बहुत ही एक कोई वाक्य है, और उसको हम एक छोटा रूप में लिख दे, जैसे कि कोई अगर रोगों से बहुत दिनों से ग्रस्त है तो उसको हम लोग एक वर्ड में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? रोगग्रस्त लिखेंगे, है ना। यही तो समास है और कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बस यही समास है। अगर मान लीजिए कोई जन्म से अंधा है तो उसको कैसे एक शब्द में लिखोगे? तो बोलेंगे जन्मांध। क्या लिखेंगे? जन्म, है ना, जन्मांध, है ना, उसको लिखेंगे जन्मांध। तो उसको एक शब्द में हम क्या लिखेंगे? जन्मांध। यही है आपका समास। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। देखिए, समास के 6 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। जी हां, समास के सिर्फ का सिर्फ आपका 6 भेद होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है समास के कितने भेद होते हैं तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसके अंदर और भी भेद होते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से है तो ये 6 ही भेद होते हैं इसके। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं यहां पर कि कौन कौन से भेद है। सबसे पहला है आपका द्वंद्व समास, है ना। क्या है? द्वंद्व समास। उसके बाद है द्विगु समास, उसके बाद है कर्मधारय समास, और फिर अव्ययभाव समास, और बहुव्रीहि समास, और तत्पुरुष समास। अब बोलिए, इस तरीके का सवाल आप लोग देखे हैं कि नहीं? कोई सेंटेंस लिखा रहता है और बोलता है वहां पर कि बताइए कि कौन सा समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है, या बहुव्रीहि समास है। तो आप वहां पर हो जाते हो कंफ्यूज कि सर ये तो मुझे पता ही नहीं कौन सा समास है। तो आइए आज हम आप लोगों को ट्रिक से आप लोगों को बता देंगे, और 1 सेकंड में आप पहचान लोगे कि वो कौन सा समास है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं द्वंद्व समास। जी हां, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो देखिए, द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि पहला पद और बाद वाला पद, दोनों पद ही प्रधान होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, है ना। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। ट्रिक यही है कि द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह होता है। जी हां, कोई भी अगर शब्द लिखा रहे तो उसके बीच में, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा तो उसको बोल देना, साफ साफ बोल देना, क्या बोल देना? कि वो द्वंद्व समास है। लेकिन बस एक कंफ्यूजन है, मैं वो भी दूर कर दूंगा आप लोग का। जैसे कि यहां पर आप लोग का एग्जांपल है पाप पुण्य। क्या लिखा है? पाप पुण्य। तो देखिए, इस शब्द में अगर देखें हम लोग तो बीच में क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास, है ना। भाई बहन, यहां पे भी योजक लगा है, क्या बोलोगे? द्वंद्व समास, है ना। सीताराम, ये भी क्या बोलोगे? द्वंद्व समास, क्योंकि यहां पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा ट्रिक ये है कि ट्रिक द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। जी हां, इसमें क्या होता है? और लगा होता है। लेकिन आप लोगों का इस तरीके से एग्जाम में सवाल रहेगा, पाप पुण्य कौन सा समास है? तो तुरंत बोलना द्वंद्व समास। भाई बहन कौन सा समास है? तो बोलना कि द्वंद्व समास, है ना। सीताराम, या फिर ऐसा लिखा रहे पाप और पुण्य कौन सा समास? तो द्वंद्व समास में आ जाएगा, है ना। इसको एक शब्द में अगर लिखे तो पाप योजक चिन्ह और पुण्य, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि किसी भी शब्द के बीच में अगर योजक चिन्ह लगा रहा तो वो हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, बस इसमें एक अपवाद है, याद रखिएगा। अगर एक ही वर्ड 2 बार लिखा रहे और उसके बीच में अगर योजक चिन्ह लगा रहे तो वो आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। जैसे रातों रात, क्या लिखे हैं हम? रातों रात।
रातों रात, तो ये आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। बोले सर योजक चिन्ह है, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही वर्ड लिखा हुआ है। यहां पे द्वंद्व समास में एक और आप लोग ट्रिक याद रख सकते हो कि उसका उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योजक चिन्ह के पहले जो दोनों शब्द है, जो पहला वाला शब्द है और दूसरा वाला जो शब्द है, दोनों का क्या होना? उल्टा चिन्ह। जैसे पाप का उल्टा पुण्य, तो पाप योजक चिन्ह पुण्य। भाई बहन, तो भाई का उल्टा बहन। सीता डैश राम, ठीक है। खरा खोटा, ठीक है। और सुख दुख। बात समझ में आया? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा रहे लेकिन विलोम शब्द रहे, है ना, तब हमारा वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अब बताओ यहां से एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे? बोले ना गुरुजी नहीं छोड़ेंगे। अगला समास बता दीजिए सर। तो देखिए अगला समास क्या है? द्विगु समास। ठीक है, क्या है? द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद, है ना, पहले वाला स्टार्टिंग वाला पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। बहुत ही आसान है, बहुत। ये जो समास है ना एकदम लॉलीपॉप है, और इस समास से एक भी क्वेश्चन तो आप तो छोड़ने वाले नहीं हो, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, इसका ट्रिक क्या है कि द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। जी हाँ, जो आपका समास होता है, जो शब्द होता है उसके पहले में संख्या वाला वर्ड लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे नौ रत्न, है ना, नौ रत्न, इसका मतलब 9 रत्नों का समूह, है ना। यहां पे देखिए आगे में क्या है? 9। इसमें संख्या बता रहा है, तो जहां पे जिस शब्द के पहले संख्या बताएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। याद रहेगा, संख्यावाचक। क्या याद रखना है आपको? द्विगु समास में संख्यावाचक होना चाहिए। सप्तदीप, 7 दीपों का समूह। देखिए यहां पे आगे क्या लिखा है? दीप के आगे सप्त, है ना। अगर नंबरिंग रहा, संख्या रहा, तो हमारा वो द्विगु समास हो जाएगा। त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह, है ना। त्रिभुज, ऐसा भी तो हो सकता है ना, त्रिभुज। तो तीन भुजाओं वाला समूह को त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? त्रि लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है ना। सप्त मंजिल, 7 मंजिलों का समूह, है ना। तो सप्त मंजिल, 7 मंजिलों का समूह। यहाँ पे क्या लगा है? शब्द के पहले आपका सप्त लगा हुआ है। तो जो भी शब्द रहा, उस शब्द के पहले अगर आपका कोई नंबर लिखा रहा, है ना, कोई नंबरिंग वाला रहा, संख्या वाचक रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विगु समास। उम्मीद करते समझ में आ गया। द्वंद्व समास अलग चीज है और द्विगु समास अलग है। द्वंद्व में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है और दोनों शब्द का जो है क्या होना चाहिए? विलोम होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। द्विगु समास में हमने क्या बोला कि संख्यावाचक होना चाहिए, है ना। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले समास की तरफ, कर्मधारय समास। जी हाँ, कर्मधारय समास क्या होता है? तो जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद विशेषण और उत्तर पद यानी बाद का जो पद होता है वो क्या हो? विशेष से हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। बोले सर नहीं समझ में आया। ट्रिक समझो। ट्रिक क्या है कि विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जी हां, यानी कि जो उत्तर पद है ना, जो उत्तर पद है वो पूर्व पद क्या करे? उसका विशेषता बताए। उत्तर पद का पूर्व पद क्या बताए? विशेषता बताए, तो उसको हम लोग कहेंगे कर्मधारय समास। जैसे यहां पे इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं उदाहरण में, काली मिर्च, है ना, काली मिर्च। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? काली है जो मिर्च। मिर्च कैसी है? काली है। यानी मिर्च की विशेषता क्या बता रहा है? काला है वो, है ना। मिर्च क्या है? काला है। जैसे कोई गोरा होता है ना, कोई काला होता है, तो उसका विशेषता क्या हुआ कि वो गोरा है, वो काला है। तो इसी प्रकार यहाँ पे काली मिर्च, इसका मतलब कि मिर्च है जो काली जो है मिर्च, है ना। नील कमल, नीला है जो कमल, है ना, नीला है जो कमल। उसके बाद देखिए पीतांबर, क्या लिखा हुआ है? पीतांबर, यानी कि पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, यानी कि चंद्र के समान जो मुख वाली है ना, उसको हम लोग कहेंगे चंद्रमुखी। यहां पे क्या हो रहा है? विशेषता को बता रहा है। जिस समास में विशेषता बताया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। क्लियर हो गया? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला हमारा क्या है? अव्यय भाव समास। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी हम आप लोगों को करवाएंगे उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस भी हम 5-5, 6-6 क्वेश्चन करवा लेंगे और खुद से आप पहचान लेंगे कि कौन सा समास है। अव्यय भाव समास। अगला क्या है? अव्यय भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययभाव समास कहलाता है। यानी कि जिस समास में अगर उसका पहला पद अव्यय हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास कहेंगे। यानी कि इसका ट्रिक अगर देखें तो प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययभाव समास कहलाता है। यानी कोई भी शब्द के पहले अगर आपका यथा लगा रहे, है ना, क्या लगा रहे? यथा लगा रहे, है ना, आ लगा रहे
या फिर प्रति लगा रहे, है ना, हर लगा रहा है, भर लगा रहे, है ना, तो इस तरीके का समास को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि वो अव्यय भाव समास है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर यथास्थान, क्या लगा हुआ है आगे में, अव्यय पद लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अव्यय लगा है यथा, तो यथा के अनुसार यथा लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये क्या है, अव्यय भाव समास है। जैसे आजीवन, आजीवन शुरू में क्या है आपका, अव्यय पद है आ, तो आजीवन ऑप्शन ये भी इसका क्या हो जाएगा आपका, अव्यय भाव समास। प्रतिदिन, हमने बोला ना कि कोई भी शब्द के पहले अगर प्रति, आ, यथा, तथा इस टाइप से अगर लगा रहे, यानी अव्यय पद लगा रहे, तो हम उसको कहेंगे अव्यय भाव समास। आगे देखते हैं भर पेट, हमने बोला कि हर भर ये भी लगा रहा, तो भर पेट, पेट भर कर, ये भी आपका अव्यय समास में आ जाएगा। हर रोज यानी कि रोज रोज, है ना, अगर हम इसमें हर रोज को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, रोज रोज, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास। बोलेंगे सर यहाँ पे रोज और रोज आ रहा है, बोलेंगे सर रोज और रोज आ रहा है, बोले थे आपकी सर कि जब योजक चिन्ह रहेगा तो वो आपका द्विगु समास होता है, ये बोले थे सर। बोले मेरे बच्चा सॉरी द्वंद्व समास होता है सर। तो देखो यहाँ पे क्या है, रोज रोज एक ही वर्ड लिखा है, यहाँ पे विलोम नहीं ना लिखा हुआ है, यहाँ पे विलोम तो नहीं ना लिखा हुआ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, रात दिन, यानी ये उल्टा हो जा रहा है ना, रात अलग है दिन अलग है, दोनों जो शब्द है अलग अलग है, दोनों की प्रधानता अलग अलग होती है उसमें, है ना, किसमें, द्वंद्व समास में, है ना, बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ रोज रोज एक ही वर्ड को दो बार लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अव्यय भाव। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा आप लोग, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। द्वंद्व में क्या होता है कि जो दो शब्द लिखा हुआ रहता है, जैसे रात दिन, तो इसमें दोनों जो है अपना अपना अलग अलग प्रधानता होती है, दोनों विलोम शब्द होता है, एक का उल्टा विलोम। लेकिन हमने अभी बोला अव्यय भाव में क्या होता है कि दोनों एक ही वर्ड लिखा रहे, तब योजक चिन्ह अगर लगा रहे तो हमारा अव्यय भाव समास हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल एक और हम बता दे रहे हैं, है ना, रातों रात तो ये हो गया, उसके बाद और एग्जांपल यहां पर बताते, ये भी आपको याद रखना है, जैसे रात रात, है ना, रात रात, दोनों तो एक ही वर्ड है ना, तो ये अव्यय भाव होगा। दिन दिन, तो ये भी क्या हो जाएगा, अव्यय भाव हो जाएगा। गलत सलत, ये भी क्या होगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। और भी देखना है तो ऐसा भी आप देख सकते हैं, घर घर, है ना, घर घर, घर घर, ये भी क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास होगा, क्योंकि दोनों एक ही वर्ड है, तो दोनों एक ही वर्ड होगा और योजक चिन्ह रहेगा तो वो अव्यय भाव समास होगा। बात समझ में आया? बोले जी सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये देखिए आपका छठा नंबर ना, ये पांचवा नंबर है, बहुव्रीहि समास। अच्छा ये पांचवा नंबर होना चाहिए, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया है। तो बहुव्रीहि समास किसको बोलेंगे, जिस समास में दोनों पदों में माध्यम में से एक विशेष अर्थ का बोध कराता हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी कि दोनों पदों के माध्यम से कोई तीसरा अर्थ अगर निकालता है तो उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, दशानन, 10 मुख है जिसके अर्थात रावण। यहां पे दशानन जो है, यहां पे दोनों शब्दों को मिलाकर के दशानन, 10 मुख है जिसका रावण, यहां पे तीसरे चीजों का बोध हो रहा है। जहां यहां पे क्या हो रहा है, तीसरे चीज का बोध हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। नीलकंठ, नीला है, नीलाकंठ है जिनका, किनका नीलकंठ है, तो शिव जी का है ना, शिव भगवान का क्या है, नीलकंठ है, तो वो क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, देखिए लंबोदर, यहां पे जो वर्ड है उसका नहीं बताया जा रहा है, उसके अलावा किसी तीसरा चीज का बोध हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे किसका बारे में बताया जा रहा है, गणेश जी के बारे में, क्योंकि उनका जो पेट है, जो उदर है, वो क्या है, लंबा है, जिसका लंबा उदर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लंबोदर। और ये किसका है, तो गणेश का है। तो यहाँ पे मतलब तीसरा चीज का बोध हो रहा है। तो एक चीज और आप ट्रिक याद रख सकते हैं, ऐसा कि जब भी कोई किसी वर्ड अगर रहा है ना, कोई वर्ड रहा ऐसा, और वो किसका बोध कराता हो, कोई भगवान का बोध कराता हो, है ना, कोई तीसरे चीज का बोध कराता हो, कोई भगवान, जैसे रावण हो गया, शिव जी हो गया, गणेश जी हो गया, श्री कृष्ण हो गया, इस तरीके का बोध कराता हो, तो उसको हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास, है ना। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कौन है, गिरि को धारण करने वाले कृष्ण है ना। यहाँ के जो वर्ड है उसका नहीं बात हो रहा है, उसके अलावा किसी तीसरा चीज का बोध हो रहा है, तीसरे अर्थ का बोध कराता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इस तरीके से जो भी वर्ड आता है, नीलकंठ, लंबोदर, गिरिधर, दशानन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट हमारा हो गया है तत्पुरुष समास, है ना। इसको समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला पद दूसरे पद पर निर्भर करता है। जी हाँ, इसमें पहला पद यानी पहला शब्द जो है वो दूसरे शब्द पर निर्भर करता है, और दोनों के बीच का, के, को, से, लिए जोड़कर अर्थ समझा जाता है। ठीक है, जैसे कि राजमहल लिखा रहे, अगर रहा राजमहल किस प्रकार का समास है, तो तत्पुरुष समास है कि कौन सा समास है, तो बोलेंगे सर तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि राजमहल को अगर हम तोड़ेंगे, देखो आपका वर्ड यही लिखा रहेगा, ये सारे लिखा रहेगा, आपको तोड़कर देखना होगा वहां पर। जी हाँ, आपको तोड़ कर देखना होगा कि इसका क्या निकल रहा है। राजमहल
यहाँ पे क्या हो रहा है, राजा का महल, यहाँ बीच में क्या आ रहा है, जैसे हमने बताया था ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरीके का वर्ड अगर बीच में आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। जैसे कि राजा, राजमहल, क्या हो रहा है, राजा का महल, है ना, का आ रहा है। फिर गुरु भक्त, है ना, गुरु का भक्त, का आ रहा है ना, हमने बोला था बीच में क्या आना चाहिए, का के की। और जन्मांध, जन्म से अंधा, क्या हो रहा है यहाँ पर, से आ जा रहा है ना, से हमने बोला था। उसके बाद देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, अगर के लिए आ जाता है तो भी आपका क्या हो जाता है, ये तत्पुरुष समास। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय, ये भी आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, रोगों से ग्रस्त, से आ रहा है, से आ रहा है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, है ना, बोले थे ना, में भी अगर आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देख लिया। अब आइए हम लोग इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अब आप लोग को पहचानना आ रहा है या नहीं आ रहा है। लगभग 90% बच्चे आप पहचान लेंगे कि कौन सा समास है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग पहचानना। देखिए यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया है, देखिए समझिएगा। भर पेट क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास, है ना, क्या आ रहा है, भर आ रहा है शुरू में, है ना। आज जन्म, है ना, आज जन्म, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आ। हमने बोला था कि कोई भी शब्द के पहले अगर अव्यय पद है तो यहाँ पे देखिए आ है, क्या है, अव्यय पद है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास। दिनों दिन, देखिए दोनों एक ही वर्ड है, क्या है, दोनों एक ही वर्ड है, दिनों दिन, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, अव्ययभाव समास। मतलब कि रिपीट अगर कोई भी चीज करता है तो वो भी आपका अव्ययभाव समास होता है। हमने बोला था रातों रात, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। प्रतिमास, प्रति क्या है बच्चों, अव्यय पद है शब्द के पहले। घर घर, घर घर, दोनों एक ही शब्द है, दोनों एक ही शब्द है, योजक चिन्ह है अलग बात है, लेकिन दोनों एक ही शब्द है तो हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। इसी प्रकार गलत सलत, बोले सर गलत अलग और सलत अलग है सर, तो ये आपका अव्ययभाव तो नहीं होना चाहिए, ये तो आपका द्वंद्व होना चाहिए। बोले नहीं, गलत सलत, गलत सलत का मतलब क्या हुआ, गलत ही ना हुआ जी, गलत ही गलत, तो दोनों एक ही वर्ड है ना, तो ये आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। यथा संभव हो गया, यथा समय हो गया, आमरण हो गया, सारा का सारा आगे देखिए क्या है, अव्ययभाव है, ये आपका सारा अव्ययभाव समास है। आगे देखते हैं हम तो तत्पुरुष समास का कुछ समझ लेते हैं। क्या है, ध्यान मग्न, तत्पुरुष में हमने क्या बताया था कि अगर ध्यान मग्न को अगर हम तोड़ते हैं तो हमारा बीच में क्या आता है, में, को, के लिए, से, में, इस तरीके से आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे ध्यान मग्न को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, में आ जा रहा है बीच में, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न। जन्मांध, जन्म से अंधा, तो से आ रहा है। राजपुत्री, राजा की पुत्री, की आ रहा है। धूड़ दौड़, घूड़ की दौड़, यानी कि घोड़ों की दौड़, यानी की आ रहा है। दानवीर, दान में वीर, है ना। देश सेवा, देश की सेवा, की आ रहा है ना। तो ये देखिए से, की, में, से, अगर उस वर्ड को तोड़ने में, उस शब्द को अगर हम लोग तोड़ने पर ये सारी चीज बीच में अगर आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, तत्पुरुष के बाद हम लोग आगे कुछ और देख लेते हैं। कर्मधारय, हाँ ये तत्पुरुष हो गया ना। अब कर्मधारय को समझते हैं कि कर्मधारय को कैसे पहचानना। तो हमने कर्मधारय में आप लोगों को क्या बताया था कि जो पहला पद है ना, वो उत्तर पद का क्या करती हो, विशेषता बताती हो। तो जो विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। जैसे कमल नयन, इसका मतलब क्या हुआ कि कमल के समान नयन, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, है ना। नील कमल, है ना, नीला है जो कमल, देखिए कमल का कमल का विशेषता क्या बता रहा है कि ये नीला है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना। मेघनाद, तो मेघ के समान नाद, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर है ना, इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर महात्मा, महान आत्मा, मतलब आत्मा को महान बताया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे विशेषता बता रहा है। तो जितने भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो हमारा क्या हो जाते हैं, ये आपका कर्मधारय समास। चलिए आगे देखते हैं, द्विगु समास किसको कहते हैं। तो हमने आपको बोला था द्विगु समास तो पहचानना एकदम लॉलीपॉप है, एकदम बिल्कुल, हाँ लॉलीपॉप है। बोले सर कैसे, हमने आपको बोला था कि कोई भी शब्द के पहले अगर कोई संख्यावाचक शब्द लिखा रहा तो हमारा वो द्विगु समास। जैसे कि चौमासा, देखिए चार, मतलब कि 4 मासों का समूह, चौमासा 4 आ रहा है। चौराहा, 4 राहों का समूह, यानी कि 4 आ रहा है शुरू में। त्रिलोक, त्रि आ रहा है बीच में। पंचवंटी, 5 आ रहा है फर्स्ट में। त्रि आ रहा है, त्रिकोण। सप्तऋषि यानी सप्त आ रहा है इसमें, है ना। तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। अब देखिए द्वंद्व समास भी आपका लॉलीपॉप था। बोले सर कैसे, बीच में क्या बोले थे, योजक चिन्ह लगना चाहिए, ठीक है, लेकिन दोनों शब्द क्या होना चाहिए, विलोम होना चाहिए। जैसे हाथ मुंह, हाथ मुंह, बीच में क्या आ रहा है, योजक चिन्ह, और दोनों शब्द अलग अलग है। हमने बोला था कि दोनों की प्रधानता अलग अलग होती है, दोनों की जो अर्थ है दोनों का अलग अलग निकलता है। दिन रात, दिन रात, है ना, तो यहाँ पे बीच में क्या लग रहा है, योजक चिन्ह, दिन और रात, है ना, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। राजा, ये क्या बोलते हैं, हाथ पैर, योजक चिन्ह है भाई, योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग बहुव्रीहि समास, उसके बाद फिर हम लोग इसको कर देते हैं खत्म इस वीडियो को, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को सारी चीज समझ। बहुव्रीहि में हमने क्या बताया था,
बहुब्रीहि में हमने क्या बताया था, मुझे ये बताइए। बहुब्रीहि समास में हमने ये बताया था कि जो शब्दों को मिला करके कोई तीसरा अर्थ निकालता हो, तीसरा का बोध कराता हो, तो उसको हम लोग बहुब्रीहि समास। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे अष्टभुजी, 8 भुजाएं वाली, कौन है 8 भुजा वाले, तो दुर्गा है, तो दुर्गा को यहाँ पे बोध हो रहा है, मतलब कोई अष्टभुजी का यहाँ पे कुछ वर्ड ही नहीं हो रहा है, ये किसका बोध करा रहा है, ये दुर्गा का बोध करा रहा है। और हमने आप लोगों को बोला भी था कि जितने भी भगवान वगैरह होते हैं वो सारा का सारा आपका बहुब्रीहि समास में हो जाएगा, है ना। जैसे और भी ले लेते हैं यहाँ पर गजानन, है ना, हाथी के समान सिर है, किसका है, गणेश का है ना, गणेश का है, गणेश भगवान का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, मुरलीधर, मुरली को धारण कर रखा है, कौन रखा है, तो कृष्ण रखा है, तो यहाँ पे तीसरा चीज का बोध हो रहा है, तो ये भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का मैंने समास कंप्लीट करवा दिया। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी और अब आप लोगों को समास से कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।